हाँ तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तापमान को परिवर्तित करने पर किस प्रकार से प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान परिवर्तित होता है। एक बात हम प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को पहले देख चुके हैं, उसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं। देखो, प्रतिरोध का व्यापक सूत्र क्या प्राप्त होता है, ml/ne²τ। प्रतिरोध का व्यापक सूत्र जिसके अनुसार प्रतिरोध की निर्भरता को ज्ञात किया जाता है वह क्या प्राप्त होता है, ml/ne²τ। अब ये तापमान तो यहां आ नहीं रहा, तो तापमान पर कैसे निर्भर करेगा। कैपिटल T तापमान को प्रदर्शित कर रहा है मान लो, तो मैं ये कहूं कि किसी भी चालक पदार्थ के तापमान में वृद्धि कर दी जाए। है कोई चालक पदार्थ है, इसके तापमान में वृद्धि कर दी गई, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चालक पदार्थ में क्या उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इनके तापमान में वृद्धि होगी जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने का मतलब ये हो गया बेटा कि इनके वेग में वृद्धि हो गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि तापमान में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाती है, और वेग में वृद्धि होने के कारण जो टक्कर होंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, ये जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकरा गए इसका मतलब इनके मध्य का जो समय लग रहा है, टक्करों के मध्य का समय, ये टक्करों के मध्य का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। यानी तापमान में वृद्धि करने पर विश्रांति काल का मान, टक्करों के मध्य के समय को क्या कहते हैं, विश्रांति काल। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स टकराते हुए गति करते हैं या धातु आयनों से टकराते हुए गति करते हैं, तब दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो जो टक्करों के मध्य का समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सूत्र के अनुसार देखिए, यदि टॉय का मान घट गया, विश्रांति काल का मान घट जाता है, तो ताप प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यदि तापमान में कमी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी। गतिज ऊर्जा में कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों के वेग में कमी आएगी। वेग में कमी के कारण टक्कर धीरे धीरे होंगी, यानी कि उनके मध्य का समय बढ़ जाएगा, विश्रांति काल का मान बढ़ जाएगा, और विश्रांति काल का मान बढ़ने से प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक बेटा, अब हमें जो निर्भरता देखनी है वो डायरेक्ट ही किसकी देखनी है, तापमान की प्रतिरोध पर। तो अब तापमान प्रतिरोध के कैसे निर्भर कर रहा है, तापमान में वृद्धि कर रहे थे तो प्रतिरोध में वृद्धि हो रही थी, और तापमान में कमी कर रहे थे तो प्रतिरोध में कमी हो रही थी। अर्थात तापमान प्रतिरोध के, वो प्रतिरोध तापमान के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो सीधा सा पॉइंट ये हो गया कि यदि किसी चालक तार के तापमान में वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी चालक तार के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाती है। इन तापमान और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, बात तो एक ही होती है, क्योंकि विशेष स्थितियों के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। विशेष स्थितियों का प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को देखने के लिए तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ होता है अपने पास चालक, दूसरा पदार्थ होता है अपने पास कुचालक या अचालक जिसको कहते हैं, और तीसरा पदार्थ होता है कौन सा अपने पास बेटा, अर्धचालक। तो इन तीनों प्रकार के पदार्थों पर प्रतिरोध और तापमान अलग अलग प्रकार से निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले किसको ले लिया जाए, चालक को। किसको ले लिया जाए बेटा, चालक को। तो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये तो मुख्य टॉपिक हो गया। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये तो टॉपिक हो गया मुख्य।
अब इसमें नंबर 1 जो लेकर चल रहा हूं वो कौन से पदार्थ है बेटा? चालक। चालक पदार्थों के लिए, किसके लिए? चालक पदार्थों के लिए। चालक पदार्थों के लिए क्या परिवर्तन आता है वो देखेंगे। तो एक चीज हम जान चुके हैं, चालक पदार्थ लेके चले तो चालक पदार्थों में क्या हो गया? प्रतिरोध का मान तापमान के कैसे होता है? समानुपाती होता है। अब यहां जो प्रयोग किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, उन प्रयोगों के आधार पर पता किया, क्या किया कि जो प्रतिरोध है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, ठीक है, पहले प्रतिरोध पर बात कर रहा हूं। प्रतिरोध है वो T0 प्रारंभिक तापमान मान लेते हैं, T0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R0 ओम, और T1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, प्रारंभिक तापमान तो T0 डिग्री सेल्सियस हो गया और अंतिम तापमान क्या ले लिया? T1 डिग्री सेल्सियस। इस पर जो प्रतिरोध आ रहा है वो आ रहा है R1 ओम। तो यहां तापमान में परिवर्तन कितना आ रहा है बेटा? T1 माइनस T0। तापमान परिवर्तन क्या आएगा? T1 माइनस T0। परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा अंतिम में से किसको घटाते हैं? प्रारंभिक को। इधर प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आ गया? प्रतिरोध में परिवर्तन आ गया R1 माइनस R0। प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आ गया? R1 माइनस R0। तो निर्भरता के लिए बात आती है, निर्भरता का मान निकालें तो प्रतिरोध में आया हुआ परिवर्तन प्रयोगों से प्राप्त हुआ। ये बातें कहां से प्राप्त होती है बेटा? प्रयोगों से क्या प्राप्त हुआ? प्रतिरोध में आया हुआ परिवर्तन। कितना परिवर्तन आता है? जैसे R1 माइनस R0 प्रतिरोध में आया हुआ परिवर्तन। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R0। और तापमान में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन कितना आ रहा है? T1 माइनस T0। यानी प्रतिरोध में आया हुआ परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध और तापमान में परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इन दोनों का गुणा कर दें तो यह मान समानुपाती प्राप्त होता है किसके? प्रतिरोध में आए हुए परिवर्तन के। ठीक है, तो मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती किसके हो जाएगा बेटा? प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू में क्या कर देंगे? तापमान में परिवर्तन। ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध और इनटू में क्या हो जाएगा? तापमान में परिवर्तन। तो अब यहां इसको लिख कैसे सकते हैं, कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिख सकते हैं, उस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो सबसे पहले लिखने की जब बात की जाए तो लिखने का पॉइंट आता है बेटा, तो यह आएगा अपने पास कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की निर्भरता ले रहे हैं। और यहां हम जो राजस्थान बोर्ड की किताब कह के चलें, मैं प्रतिरोध के अनुसार करा रहा हूं, उस किताब में इस टॉपिक को प्रतिरोधकता के अनुसार कर रखा है। किसके अनुसार कर रखा है बेटा? प्रतिरोधकता के अनुसार। क्योंकि मैं प्रतिरोध से यूं करा रहा हूं बेटा, अपने जो राजस्थान बोर्ड की किताब में न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो प्रतिरोध से दे रखे हैं, प्रतिरोधकता से नहीं दे रखे। ठीक है, वो हम बाद में कर देंगे, चाहे इसमें बता दूंगा। अंतर इतना रहेगा, जहां मैं प्रतिरोध लिख रहा हूं उसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आ जाएगा, और यदि मैं प्रतिरोध लिख दूंगा तो प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो लिखें या भाषा बनाए तो भाषा क्या बनेगी इसकी? भाषा बनती है बेटा, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान तापमान के कैसे होता है? समानुपाती। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान तापमान के कैसे होता है? समानुपाती। प्रयोगों से प्राप्त होता है कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान, किसका मान बेटा? प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोध ले लें या प्रतिरोधकता ले लें, का मान या प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में परिवर्तन का मान, प्रयोगों से प्राप्त होता है कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में परिवर्तन का मान प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता और तापमान परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात मैं प्रतिरोध के अनुसार करा रहा हूं, पहले प्रतिरोध में परिवर्तन बराबर क्या आ गया? प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू में तापमान में परिवर्तन। एक लाइन लिख देता हूं, माना प्रारंभिक तापमान, माना प्रारंभिक तापमान कितना ले लेते हैं बेटा? T0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, पर प्रतिरोध कितना मान लेते बेटा? R0 ओम। माना प्रारंभिक तापमान T0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? R0 ओम। और
अंतिम तापमान क्या मान लेते बेटा, T1 डिग्री सेल्सियस पर अंतिम प्रतिरोध को क्या मान लेते बेटा, R1 ओम है। ठीक है, तब अब दो मान निकालने, क्या निकालने, प्रतिरोध में परिवर्तन कितना आ रहा है और तापमान में परिवर्तन कितना आ रहा है। तब प्रतिरोध में परिवर्तन कितना आया, देखो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना आ जाएगा बेटा, R1 माइनस R0 ओम। ठीक है, तथा तापमान में परिवर्तन कितना आएगा, तापमान परिवर्तन कितना हो गया, देखो बेटा T1 माइनस T0 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर क्या कह देते हैं, 1। अतः अब जो मान प्राप्त हुआ, क्या मान प्राप्त हुआ, देखो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना आ रहा है, R1 माइनस R0 का मान समानुपाती होगा किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध के। और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, R0 ओम। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है बेटा, R0 ओम इंटू, या गुणनफल कर रहे हैं किसके साथ, तापमान में परिवर्तन। और तापमान में परिवर्तन कितना आ रहा है, T1 माइनस T0। ठीक बेटा, समानुपाती को हटाएंगे और समानुपाती को यहां पर हटाते हैं किससे, एल्फा से। किससे हटाते हैं बेटा, एल्फा से। ठीक है, एल्फा R0 और इनटू में क्या हो गया यहां से, T1 माइनस T0। आगे नहीं आगे समझ में, क्या किया हमने, जो ये प्रयोगों से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, प्रतिरोध में आया हुआ परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध और तापमान में परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रारंभिक तापमान T0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या मान लिया, R0 ओम। अंतिम तापमान T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या मान लिया, R1 ओम। तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आ गया, R1 माइनस R0, और तापमान में कितना परिवर्तन हो गया, T1 माइनस T0। ठीक है बेटा, तो इस मान में रख देते हैं आप, प्रतिरोध में आया हुआ परिवर्तन R1 माइनस R0 समानुपाती है किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध R0 और तापमान परिवर्तन T1 माइनस T0 के। समानुपाती को हटा देते हैं किससे, एल्फा से। किससे हटा देते हैं, एल्फा से। तो ये है मान प्राप्त हो जाता है। अब यदि यहां से अंतिम प्रतिरोध निकालना पड़े, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं क्योंकि आगे काम में ले लेंगे। अंतिम प्रतिरोध निकालना पड़े तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर दें, R0 प्लस एल्फा R0 और क्या हो गया बेटा, T1 माइनस T0। क्या किया, R0 को पक्षांतरण कर दिया। अब इधर से क्या कॉमन आ चुका है, R0, तो R1 बराबर क्या आ गया, देखो बेटा R0, इधर तो क्या बचेगा 1 प्लस यहां पे क्या बच गया एल्फा और क्या हो गया T1 माइनस T0। ये किसका मान प्राप्त हो जाता है, अंतिम प्रतिरोध का मान। ये किसका मान प्राप्त हो जाता है, अंतिम प्रतिरोध का मान। ठीक है, यहां ये जो समानुपाती नियतांक लगाया एल्फा, इस एल्फा को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। एल्फा को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, यहां एल्फा एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक। ठीक है, इसको शायद नियतांक नहीं आ रहा है तो इसको लिख देता हूं, समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जो एल्फा है समानुपाती के स्थान पर लगाया गया है। इस एल्फा को क्या नाम दिया जाता है बेटा, प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या नाम दिया जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक नाम दिया जाता है। अब यहां यदि मैं इसका मान निकालना चाहूं तो समीकरण 2 से मान आ जाएगा, जिसका मान समीकरण 2 के अनुसार, जिसका मान समीकरण किससे बेटा, 2 से क्या आएगा, देखो एल्फा बराबर ये पूरी जो राशि प्राप्त होती है ये, इसका क्या कर दें, पक्षांतरण कर दें, बटे में आ जाएगा। तो क्या हो गया, देखो बेटा R1 माइनस R0 बटे क्या हो गया R0 और T1 माइनस T0। ये किसका मान प्राप्त हो जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का
मान, और इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 3। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। क्या होता है बेटा? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अब देखो क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, लगभग धातुएं, क्योंकि चालक भी दो प्रकार का हो सकता है, धातु हो सकती है, मिश्र धातु हो सकती है। ठीक बेटा, तो जो धातुएं होती हैं, धातुओं में प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का ताप के साथ जो ग्राफ बनाया जाए, यहां कह के चल रहा हूं क्या होता है, लगभग सरल रेखा प्राप्त होता है। क्यों होगा सरल रेखा प्राप्त? क्योंकि प्रतिरोध का मान तापमान के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान तापमान के कैसे होता है? समानुपाती होता है। तो धातु के लिए या धातुओं के लिए प्रतिरोध का मान तापमान के समानुपाती होता है, अतः बनने वाला ग्राफ लगभग एक सरल रेखा प्राप्त होता है। बनने वाला ग्राफ कैसा होगा बेटा? एक सरल रेखा। या नोट डाल के लिख सकते हैं इसको। पहला क्या नोट लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? धातुओं के लिए प्रतिरोध का मान, धातुओं के लिए प्रतिरोध का मान तापमान के कैसे होता है? समानुपाती होता है। धातुओं के लिए प्रतिरोध का मान तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, तो बनने वाला ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा, लेकिन निम्न ताप पर। किसके अनुसार बेटा? लेकिन निम्न ताप पर। कंडीशन है ये जो समानुपाती प्राप्त होता है सामान्य ताप पर या अधिक ताप पर प्राप्त होता है, निम्न ताप पर नहीं। निम्न ताप पर यह ग्राफ वक्रीय हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? वक्रीय। तब बनने वाला ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त हो सकता है, जो प्रतिरोध कह के चलूं और इधर क्या कह के चल रहे हैं हम? तापमान। ठीक है, तो यानी ये बीच में सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे लगभग सरल रेखा। लेकिन जैसे ही निम्न ताप आएगा, तापमान घटने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? वक्रीय रूप धारण कर लेता है। भाई लगभग सरल रेखा आ रहा है, यहां से लेकर के और यहां तक समानुपाती है, लेकिन निम्न ताप पर जब चलेंगे, नीचे चलेंगे, तो ये क्या हो जाता है? वक्रीय रूप धारण कर लेता है। ये तो नोट हो गया किसके लिए? धातुओं के लिए। ये तो किसके लिए है बेटा? धातुओं के लिए है, धातुओं के लिए। दूसरा मैं अगर बना के चलूं तो दूसरा बनेगा बेटा मिश्र धातु के लिए। किसके लिए बनेगा? मिश्र धातु के लिए। तो मिश्र धातु के लिए मान क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा? देखें, मिश्र धातुओं में भी एक धातु काम में ले लेते हैं, जिसे हम नाइक्रोम नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आने लायक है, राजस्थान बोर्ड की किताब में बन सकता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्योंकि अपने किताब में एक लाइन दे रखी है नाइक्रोम, जिसमें निकेल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। मैं लिख देता हूं नाइक्रोम। नाइक्रोम में निकेल कितने प्रतिशत है बेटा? 80%। और क्रोमियम कितने प्रतिशत है? 20%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम वगैरह लेके चलें या मिश्र धातु लेके चलें, तो इनकी प्रतिरोधकता का मान ताप पर बहुत कम रूप से निर्भर करता है। यानी कि जो इनका प्रतिरोध आएगा उसका मान ताप पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, होगा तो बहुत कम होगा, ज्यादा मान निर्भर नहीं करेगा। तो इनका जो प्रतिरोध है उसके मध्य बनने वाला ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये प्रतिरोध हो गया, तापमान हो गया, यहां से थोड़ा सा उच्च मान होता है प्रतिरोधकता का। नीचे से कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ऐसे। यहां पे क्या ले लेते हैं? तापमान। ठीक बेटा, तो यानी कहने का मतलब है कि जो मिश्र धातु होती है, जैसे नाइक्रोम में, जिसमें 80% निकेल पाया जाता है और 20% क्रोमियम होता है, आदि की ताप पर निर्भरता बहुत कम होती है। ताप पर निर्भरता कम क्यों होती है? या आदि के प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कम क्यों होती है? क्योंकि इनका जो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान है वो कैसा होता है? अधिक होता है। अधिक का होता है, जीरो टेम्परेचर पर कोई ना कोई प्रतिरोध प्राप्त तो होगा इनमें। जब अपन टेम्परेचर को कम लेके चलेंगे तो कोई ना कोई प्रतिरोध प्राप्त होगा, जबकि चालक में ऐसा नहीं है। चालक में या धातु में जब हम जीरो टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो यहां प्रतिरोध का मान कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, और उस प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो इनका जो बाकी में मिश्र धातु वगैरह काम में ली जा रही है,
व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वो मानक प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। उनका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। फिर से पूरे टॉपिक को समझ लें। प्रतिरोध का मान तापमान के कैसे होता है? समानुपाती होता है। लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता का मान तापमान के समानुपाती होता है। प्रयोगों से प्राप्त होता है कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में आया हुआ परिवर्तन, चाहे हम प्रतिरोध ले लें चाहे हम प्रतिरोधकता ले लें, उसमें आया हुआ परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध लेके चल रहा हूं प्रतिरोध लिखूंगा, प्रतिरोधकता लेके चल रहा हूं प्रतिरोधकता लिखूंगा, प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तथा तापमान में परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ? प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में आया हुआ परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तथा तापमान में आए हुए परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू में तापमान में परिवर्तन। प्रारंभिक तापमान T0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना मान लिया? R1 ओम। अंतिम तापमान T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना मान लिया? R1 ओम। तो तापमान में परिवर्तन तो आ जाता है T1 माइनस T0 और प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाता है R1 माइनस R0। इस इक्वेशन में यहाँ पे जो प्रयोगों से प्राप्त मान हुआ था इसके अंदर मान रखें, तो मान रख दिया R1 माइनस R0 समानुपाती R0 T1 माइनस T0। समानुपाती को हटाया किससे? एल्फा से। ठीक है, अंतिम प्रतिरोध निकालना पड़ा तो क्या करेंगे? R0 का पक्षांतरण कर देंगे, ये इधर माइनस में किस में आ जाता है? प्लस में आ जाता है। और कॉमन निकालिए, अंतिम प्रतिरोध हो गया। यहां जो ये समानुपाती नियतांक लगाया है एल्फा, इसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, जिसका मान अगर निकालना चाहे तो जो इक्वेशन लिया है 2, यहां से एल्फा का मान निकालना है, पूरी वैल्यू का पक्षांतरण कर दो तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R0 बटे R0 T1 माइनस T0, जिसका मान प्राप्त हो गया। अब दो नोट आते हैं, क्योंकि जो चालक होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, धातुओं के रूप में हो सकते हैं, मिश्र धातुओं के रूप में हो सकते हैं। अब मैं धातुओं के लिए बात करके चलूं तो धातुओं में सामान्यतः प्रतिरोध की जब निर्भरता को देखते हैं तो वो समानुपाती प्राप्त होता है, और समानुपाती यदि आया तो बनने वाला ग्राफ लगभग कैसी रेखा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा। लेकिन निम्न ताप पर यह रेखा क्या हो जाती है? वक्रीय प्राप्त हो जाती है, जैसा कि ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। दूसरा एक आता है मिश्र धातुओं के लिए। कुछ मिश्र धातु हैं जिनमें एक नाइक्रोम को अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा है। नाइक्रोम जिसमें निकेल 80% होती है और क्रोमियम 20% होती है। ठीक है, नाइक्रोम जिसमें निकेल कितने प्रतिशत मात्रा में होती है बेटा? 80 में, और क्रोमियम कितने प्रतिशत मात्रा की होती है? 20% की। तो नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु लें तो इन मिश्र धातुओं में जो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता है उसकी ताप पर निर्भरता बहुत कम होती है। ताप पर निर्भरता बहुत कम होती है, क्योंकि इनके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या प्राप्त होता है? उच्च या अधिकतम प्राप्त होता है, उच्च मान प्राप्त होता है, और इनका जो उपयोग किया जाता है वो मानक प्रतिरोधों के निर्माण में किया जाता है। ठीक बेटा, अब मैं एक छोटा सा परिवर्तन कर देता हूं, इसको पहले एक बार देख लें। यह जो मैंने डेरिवेशन कराया है यह प्रतिरोध के लिए कराया है। किसके लिए कराया है बेटा? प्रतिरोध के लिए। अब मैं प्रतिरोधकता के लिए जब परिवर्तन करूंगा तो इसी में छोटा सा चेंज कर दूंगा, कंप्लीट प्रतिरोधकता में बदल जाएगा। यानी जहां जहां पर प्रतिरोध आ रहा है उसी के स्थान पर क्या लिख दी जाएगी? प्रतिरोधकता। तो पहले तो इसको देखें एक बार। हाँ, अब इसी डेरिवेशन को प्रतिरोधकता के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध नहीं रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिरोधकता में आया परिवर्तन, क्या आएगा? प्रारंभिक प्रतिरोध नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक प्रतिरोधकता और तापमान में परिवर्तन के समानुपाती। माना प्रारंभिक तापमान यह है जिस पर प्रतिरोध नहीं, क्या चीज बेटा? प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता को R से नहीं किससे? रो से प्रदर्शित करते तो कितना हो लिया? ρ0 ओम। अंतिम तापमान पर प्रतिरोधकता का मान क्या ले लेते हैं? ρ1। R1 ना लेके क्या ले लेंगे? ρ1 ओम है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं आएगा, अब किसमें परिवर्तन आएगा? प्रतिरोधकता में। क्या हो जाएगा बेटा ये परिवर्तन? ρ1 माइनस ρ0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ρ1 माइनस ρ0,
रो वन माइनस रो जीरो, रो वन का मान निकाले तो ये क्या हो जाएगा रो जीरो, और यहां से क्या आ जाएगा, यानी प्रतिरोध के स्थान पर क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, आर के स्थान पर क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, वही प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया, और ये क्या हो जाएगा रो वन माइनस रो जीरो, और रो जीरो टी वन माइनस टी जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाता है प्रतिरोध के रूप में या प्रतिरोधकता के रूप में। ठीक है, यह मैंने निकाला है किसके लिए, चालकों के लिए। अब बात आती है किसके लिए, अर्धचालकों के लिए या कुचालकों के लिए। हाँ, तो इसमें अब सबसे पहले चालकों के लिए तो कर चुके हैं, दूसरे नंबर पे अपन लेते हैं विद्युत रोधी पदार्थों के लिए या कुचालक पदार्थों के लिए। कुचालक पदार्थों के लिए, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए क्या होता है बेटा, कि जो तापमान में वृद्धि की जाए, किसमें वृद्धि की जाए, तापमान में वृद्धि की जाए, तो इनके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से कमी आती है। कैसे कमी आती है, चरघातांकी रूप से, एक्सपोनेंशियली रूप में कमी आएगी। यानी कि जब हम कुचालक पदार्थों के तापमान में वृद्धि करेंगे तो इनकी प्रतिरोधकता में क्या आएगी, कमी आएगी, और वो भी कौन से रूप से आएगी, चरघातांकी रूप से आएगी। और यदि मैं इनके तापमान में कमी करता हूं तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी, वो भी चरघातांकी रूप से। ठीक बेटा, इनके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहले मैं प्रतिरोधकता के रूप में लिख रहा हूं, तो प्रतिरोधकता में हो गया रो, प्रतिरोधकता जो प्राप्त होती है उसका मान रो बराबर रो जीरो। रो जीरो हो गया बेटा प्रारंभिक प्रतिरोधकता, चरघातांकी को लिखेंगे ई से, एक्सपोनेंशियली बोलते हैं, ई को घात को ऊपर लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियली पावर बोलेंगे, चरघातांकी रूप को ईजी। ईजी होता है बेटा वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बटे 2 kBT, बटे में क्या गया 2 kBT, जहां क्या क्या चीज कैसे कैसे हो रही है, रो बराबर अंतिम प्रतिरोधकता है। क्या है बेटा, अंतिम प्रतिरोधकता। रो जीरो बराबर प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। रो जीरो क्या है बेटा, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। ईजी, ईजी होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर से मैं यहां लिख देता हूं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, केबी, केबी जो होता है ये होता है बेटा वोल्टेज मान नियतांक, जो कक्षा 11वीं में पढ़ चुके होते हैं, वोल्टेज मान नियतांक। और जो तापमान है T, ये केल्विन में लिया जाता है, तो ये हो गया बेटा केल्विन में तापमान। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिरोधकता के रूप में। यदि मैं प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहूं तो रो के स्थान पर क्या हो जाता है R, तो R बराबर R0 e की घात Eg बटे 2 kBT। R तो क्या हो गया अंतिम प्रतिरोध, R0 क्या हो गया प्रारंभिक प्रतिरोध, और बचा हुआ Eg यही है। दूसरा हो गया Kb, इसका मान भी यही है, और T का मान भी यही है। तो यूं कह सकता हूं कि कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर उनकी प्रतिरोधकता में या प्रतिरोध में चरघातांकी रूप से कमी आएगी, और तापमान में कमी करने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी। अब एक लास्ट का पॉइंट बचता है बेटा, वो है अर्धचालकों के लिए। किसके लिए बचता है वो, अर्धचालकों के लिए। तीसरा पॉइंट, सबसे पहले हमने चालकों के लिए किया उसका पूरा डेरिवेशन, और ये जो दूसरा स्टेप है ये किसके लिए लिया है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को क्या कह देते हैं, कुचालक। विद्युत रोधी या कुचालक के लिए ये दूसरा हो गया, और हम अब किसके लिए ले रहे हैं, अर्धचालक के लिए। अर्धचालकों में क्या होगा बेटा, तापमान में जब वृद्धि की जाएगी, तापमान में जब वृद्धि की जाएगी तो अर्धचालक में उपस्थित सहसंयोजी बंध
टूट जाएंगे। कक्षा 11 केमिस्ट्री में अर्धचालक अपन पढ़ चुके हैं, या 12वीं क्लास में हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे इसको, चैप्टर नंबर 16 जो राजस्थान बोर्ड किताब में, और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो जब अर्धचालक के तापमान में वृद्धि की जाती है तो तापमान में वृद्धि करने के कारण वहां सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। क्या होता है बेटा? सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे, और जब सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन जो आवेश वाहक होते हैं या होल जो आवेश वाहक होते हैं उनकी संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन या होल जो आवेश वाहक हैं, आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो गई तो चालकता के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि। और प्रतिरोधकता के मान में क्या आ जाएगी? कमी। आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने पर चालकता की संख्या में वृद्धि होगी, चालकता के मान में वृद्धि होगी और प्रतिरोधकता के मान में कमी आएगी। तो यहां प्रतिरोधक एवं प्रतिरोधकता का जो ताप गुणांक आएगा अल्फा, एक तो अर्धचालकों के लिए इसका मान नेगेटिव होता है, ये ध्यान कर लें। तो कुल मिला के तापमान में वृद्धि करने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध में कमी आती है, और यह भी चरघातांक के रूप में होती है। और इसके ग्राफ को यदि बनाना चाहें तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, टी इधर यहां आर ले लें या रो ले लें, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है। सबसे पहले चालकों के लिए थी, उसके बाद विद्युत रोधी या कुचालक के लिए, और तीसरा होता है अर्धचालक के लिए। अर्धचालक में क्या है बेटा? जैसे ही हम तापमान में वृद्धि करेंगे अर्धचालक के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। भाषा लिखनी पड़े तो ऐसे लिखेंगे, जब अर्धचालकों के तापमान में वृद्धि की जाती है तो अर्धचालक के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे वहां आवेश वाहक होल या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण चालकता के मान में वृद्धि होगी, और चालकता के मान में वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता के मान में कमी आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान तापमान पर निर्भर करता है। अगले टॉपिक को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पढ़ लें।